brought to you by Rajnigandha. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर पर सहमति बन गई है। पाकिस्तान ने मीडिएटर की भूमिका निभाई है। अब 10 और 11 तारीख को इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है इन तीनों देशों के बीच में, यानी इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में। लेकिन इस सीज फायर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है वो सवाल, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर, क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर आप एक एक करके उसे बताएं और उसके पीछे की कहानी भी बताएं। जी, उसके पहले तो 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरान के पूरी तरह न हारने में उसकी जीत है और अमेरिका के पूरी तरह न जीतने में उसकी हार है। ये इस मामले में शुरू से था। अमेरिका ने कस्में खाई थी कि हम जो है रेजीम चेंज कर लेंगे, हम तख्ता पलट कर देंगे। तख्ता पलट हुआ नहीं हुआ। अमेरिका कहना था कि हम जो है यूरेनियम, जो वहाँ का 440 किलो यूरेनियम है वो ले आएंगे। खबरें थी कि वो ऑपरेशन चलाएंगे और वहाँ से चुरा ले आएंगे। यूरेनियम अभी भी ईरानियों के पास ही है। तीसरा पॉइंट, एनरिचमेंट हो सकता है कि वो चलता ही रहे और परमाणु बम बनाने का अगर इरादा रखता है ईरान तो वो आगे जो है बना भी सके। मिसाइल और ड्रोन जो कैपेबिलिटी थी ईरान की, मिसाइल प्रोग्राम जो था अमेरिका का कहना था कि हम तबाह कर चुके हैं, तबाह करेंगे। अभी भी जो है ईरान मिसाइलें जो है मिसाइल हमले कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, यानी कि जाहिर है तबाह तो नहीं हुआ। बिल्कुल, सीज फायर से पहले तक तो देखा ही है। जी, इसके अलावा जो नॉन स्टेट अलाइज हैं, जो प्रॉक्सी गुट है ईरान के, क्या वो तबाह हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं, वो अब भी ईरान का साथ दे रहे हैं। हूती भी जंग में आखिर तक कूद ही चुके थे देर सवेर। इसके अलावा जो सैंक्शंस हैं वो कुछ न कुछ ईरान के तेल पर अमेरिका ने पहले ही हटा दिए थे 30 दिन के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। ये तो हुआ एक पॉइंट जिससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के जो सारे मकसद हैं, ट्रम्प का कहना है कि हमारे सारे मकसद अचीव हो गए इसलिए हम सीज फायर पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अमेरिका के जो सारे मकसद हैं वो अचीव तो हुए नहीं हैं। ये सच्चाई है। अब ट्रम्प किस सच्चाई की बात कर रहे हैं वो तो वही जाने। अब देखते हैं सवाल, लेबनान की जंग जो है, क्या लेबनान की जंग इस सीज फायर से रुक जाएगी? पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें लेबनान भी शामिल है। ईरान कह रहा है कि इसमें लेबनान भी शामिल है। ईरान का यह पक्ष था कि अगर जंग रुकेगी तो हर जगह रुकेगी, पूरे रीजन में रुकेगी। और अमेरिका भी इस पर सहमत था, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा। इजराइल साफ कह रहा है कि हम जब तक हिजबुल्लाह के खतरे को समाप्त नहीं करेंगे, यानी इजराइल के लिए जो हिजबुल्लाह का खतरा है जब वो बताता है, वो जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। उसने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उसका प्लान है, ऐसा कहा जा रहा है कि लितानी नदी, ये लेबनान के दक्षिण में पड़ती है, और लितानी नदी तक जो वो बफर जोन बनाना चाहता है। अब इसमें क्या है कि जो है लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनको उत्तर की तरफ लेबनान में भागना पड़ रहा है। तो वो लोग क्या कभी वापस लौट पाएंगे? क्या लेबनान में लड़ाई रुकेगी? इजराइल का कहना है कि जब ईरान जंग रुक जाएगी तो लेबनान हमारा जो है टारगेट होगा, हिजबुल्लाह हमारा टारगेट होगा। तो क्या इजराइल इस पूरी जंग का फ़ायदा उठाकर जो है हिजबुल्लाह पर लड़ाई आगे जारी रखेगा? और क्या अगर हिजबुल्लाह पर लड़ाई जारी रखता है तो ईरान सीज फायर के लिए मानेगा? ये सवाल बना रहता है। इसके बाद जो है ईरान के पॉइंट्स, जो ईरान ने 10 पॉइंट्स जो रखे हैं उसको लेके बहुत सवाल है। ईरान, अब्बास अरागची ने जो ट्वीट किया उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो 10 पॉइंट्स उन्होंने बताए, इसमें कुछ मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं जो है हद से ज़्यादा अगर उनको कहा जाए। अमेरिका कभी हमला न करने की लिखित गारंटी दे। एक डिमांड है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का पूरा कंट्रोल रहे। डिमांड है कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को मंजूरी मिले। अब यूरेनियम एनरिचमेंट को मंजूरी अगर मिलेगी, लड़ाई तो उसी के लिए थी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो पहले खुला हुआ था, जंग शुरू हुई, अमेरिका इजराइल ने जंग छेड़ी और फिर ईरान ने बंद कर दिया। अब ईरान कह रहा है कि हम उसे कंट्रोल करेंगे, यानी जंग के पहले आप जिस स्थिति में थे उससे भी बदतर स्थिति में अब हैं। यूरेनियम जितना जून 2025 वाली जंग से पहले था, अभी भी ईरान के पास वही है। अब अगर ईरान इरादा बनाए परमाणु बम बनाने का इस सीज फायर के बाद भी, तो वो बना सकता है। तीसरी बात, ईरान को चाहिए कि सारी पाबंदियां हटा दी जाएं, यानी ईरान की इकोनॉमी जो बदहाल रहती थी, जिससे उसकी रिजीम वाकई कमज़ोर पड़ जाती थी, कई बार बगावत भी उठती थी लोगों के बीच से, वो क्योंकि ईरान की इकोनॉमी कमज़ोर थी। अब पाबंदियां अगर हट जाएंगी तो ईरान की इकोनॉमी भी मजबूत होती जाएगी, तो रिजीम भी मजबूत होती जाएगी। और युद्ध के खर्चे की बात भी कही है। हाँ, युद्ध के मुआवजे की बात भी कर रहे हैं। अब इसमें तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान तो जो है गल्फ स्टेट्स का है। अमेरिका और इजराइल ने जंग छेड़ी और ईरान को अगर वाकई मुआवजा मिल जाता, अभी मैं देख रहा था, अभी नोटिफिकेशन आया, अभी मैं साफ तौर पर देखा भी नहीं मैंने, कि ट्रम्प कह रहे हैं कि पुनर्निर्माण में जो रिकंस्ट्रक्शन अगर कहें उसको, तो उसमें वो ईरान को पैसे देने को तैयार हैं, दे सकता है, अमेरिका मदद कर सकता है। तो अगर ईरान के रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिका मदद कर सकता है तो फिर गल्फ स्टेट्स का क्या होगा? वो तो उस जंग में कूदे भी नहीं थे। और यूएस पहले तो गल्फ स्टेट से कह रहा था भैया पैसा दो जंग लड़ने का। वो खुद उनसे पैसे मांग रहा था कि आप जो है इसकी भरपाई करिए। इसके अलावा ईरान की तो ये भी डिमांड है कि अमेरिका उस पूरे इलाके से अपनी सेना हटा ले। ये करने से अमेरिका कैसे, इतने लंबे कई दशकों की ये प्लानिंग है, बेसिस हैं, वो कैसे अमेरिका हटा लेगा और बाकी लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग रुके।
ट्रम्प का कहना है कि ये वर्केबल है, ये 10 पॉइंट्स जो हैं वर्केबल है, यानी कह रहे हैं कि इस पे बात हो सकती है। और ईरान कह रहा है कि इन सारे पॉइंट्स पे ट्रम्प मान चुके हैं। खैर माने तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ट्रम्प अगर सोच भी रहे हैं कि यहाँ से बात हो सकती है और यहाँ से डील हो सकती है, तो ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि फिर आप 2 बार जो आपने जंग लड़ी, एक 12 दिन की जंग लड़ी और अभी 38-39 दिन की जंग, 40वें दिन है, तो इतने दिन की जंग आपने लड़ ली, उसका पॉइंट क्या हुआ? क्योंकि ईरान तो वहीं पर है। दूसरी चीज़, रेजीम चेंज में आपने आयतुल्लाह अली खामनेई को तो मार दिया। इसके बाद से रिपोर्ट्स हैं कि उन जो सारे लीडर्स आपने मारे, उनमें से कई ऐसे लीडर्स थे जो बात कर सकते थे, जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। आयतुल्लाह अली खामनेई ने खुद फतवा जारी किया था कि हम न्यूक्लियर जो है बम नहीं बनाएंगे। अब अगर ईरान की जो लीडरशिप है, अगर उसमें रेडिकल लोग, कट्टरपंथी लोग आ जाते हैं, अगर उस जगह लेते हैं, अगर IRGC का पूरा ही कब्जा हो जाता है उस लीडरशिप पे, तो आप बिल्कुल ही नहीं रोक पाएंगे। अगर ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, तो अगर अमेरिका और इजराइल को उससे दिक्कत है परमाणु बम से और ईरान बनाना ही चाहे, तो आप कैसे रोकेंगे? आपने तो जो ऐसे लीडर्स थे जो प्रैग्मेटिक थे, जो प्रैक्टिकल थे, उनको हटा के आपने एक रेडिकल लीडरशिप बना दी वहाँ पे। रेजिम चेंज तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। इसके अलावा विक्ट्री के नैरेटिव का भी पॉइंट है। ट्रम्प जीत किसे बताएंगे? कैसे वो अमेरिका की जनता को ये नैरेटिव बेच पाएंगे कि ईरान का टोटल सरेंडर हो गया है? वो शुरू से बोलते थे कि ईरान का टोटल सरेंडर हो गया है, लेकिन जाहिरी तौर पर अगर इन डिमांड्स पे ट्रम्प को वर्केबल बता रहे हैं ट्रम्प, और अगर इस पे वो मान जाते हैं, इनमें से कुछ डिमांड्स पे अगर वो मान जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईरान का टोटल सरेंडर नहीं हुआ है। और 38-39 दिन की जंग के बाद भी अगर ईरान की लीडरशिप बची हुई है, अगर वो जिंदा है और उसी लीडरशिप से ट्रम्प को डील करना पड़ रहा है, उसी लीडरशिप से ट्रम्प को अगर बात करनी पड़ रही है, यानी जाहिर सी बात है कि ईरान का टोटल सरेंडर नहीं हुआ है और ना होने वाला है। तो इससे तो ट्रम्प ने उसी लीडरशिप को एक और यकीन दे दिया है कि अमेरिका, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना रखता है, और इजराइल जो बताया जाता है कि टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड है, वो दोनों मिलकर भी 39 दिन में हमारा बाल बांका नहीं कर पाए। बिल्कुल नुकसान हुआ हमें, मिलिट्री टारगेट्स तबाह हुए, मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा, पूरे देश भर में तबाही हुई है, लेकिन खात्मा नहीं कर पाए। यही वजह थी कि जब CNN ने आज सुबह रिपोर्ट किया ईरानी मीडिया के हवाले से कि ईरान ने इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ट्रम्प ने सीधे सीधे धमकी दी कि इन पर तो एक्शन लेंगे हम CNN के खिलाफ। जी, तो वही बात है, क्योंकि अमेरिका के लिए ये जीत और हार की लड़ाई थी, ईरान के लिए सर्वाइवल की लड़ाई थी। उनका सिर्फ सर्वाइव कर जाना ही उनके लिए जीत है। तो ये ईरान हमेशा से कह रहा था कि हम डिफेंसिव हैं, हम अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना डिफेंस कर रहे हैं, जो कि इजराइल और अमेरिका की ओर से हम पर अटैक किया जा रहा है। जाहिर है उसने खुद जंग नहीं छेड़ी। 2025 में भी इजराइल ने ही जंग छेड़ी, फिर बाद में अमेरिका भी कूद पड़ा। इस बार भी अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर ही जंग छेड़ी। उसने खुद जो है इस तरह का पलटवार कभी नहीं किया। सैंक्शंस भी जो लगाए अमेरिका नहीं लगाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये 2 हफ्ते का हो गया है, या तो आपस में ये डील रही होगी कि ट्रम्प तो बड़बोले हैं ही, क्रेडिट जीवी हैं ही, लगातार अभद्र भाषा का अलग अलग तरह के हमने वर्जन देखे इस दौर में, इस टेन्योर में उनके। तो ये तय हुआ होगा कि ट्रम्प अपने ट्वीट्स में कहें कि हम जीत गए, ईरान अपने ट्वीट्स में कहे हम जीत गए हैं। देखिए, दोनों कुछ भी हो, डील हो ना हो, दोनों ही पक्ष अपनी जीत बताएंगे, अपनी विक्ट्री का ऐलान करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें अब दोनों को ही अपनी जनता को खुश रखना है। ईरान को भी अपनी जनता को जो है काबू में रखना है कि किसी तरह वो कंट्रोल्ड रहे और बगावत न कर दे, जैसा जनवरी में हुआ था। एक बहुत लंबा जो है प्रोटेस्ट चला था। अमेरिका में भी ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। कल तो ऐसा हो गया था कि करीब 10-12 सांसदों ने अमेरिका के 5th अमेंडमेंट को जो है इस्तेमाल करने की बात कहने लगे थे, जिसमें ये बात चलती है कि राष्ट्रपति दिमागी रूप से कमजोर है और वो काम नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह की बात होने लगी थी। उनके ट्वीट्स जो गालियों भरे ट्वीट्स वो दे रहे थे, तो एक पूरी तरह से अगर डैमेज कंट्रोल देखें तो हो सकता है अमेरिका के लिए वो जीत का ऐलान करते हुए कर दें कि हम 4 हफ्ते के लिए लड़ने वाले थे। हमने पहले ही क्या रखा था कि 4 से 6 हफ्ते लड़ेंगे, 4 से 6 हफ्ते होने वाले हैं, और बाकी हो सकता है कि जंग रुक जाए और ट्रम्प अपनी जीत का ऐलान करने के लिए 2 हफ्ते बाद कोई हमला करें, बड़ा हमला करें, और फिर हम जीत का ऐलान कर सकते हैं। और ईरान के लिए भी एक मौका ही है, हम सर्वाइव कर गए तो हमारे लिए जीत ही है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि नेगोशिएशंस अगर हम देखें तो 2 बार नेगोशिएशन टेबल पे आ चुके हैं ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में, ईरान और अमेरिका। पहली बार जून 2025 के पहले नेगोशिएशन चली रही थी, जंग शुरू हो गई। इसके बाद मार्च 2026 में जंग शुरू होने से पहले ये लोग नेगोशिएशन कर रहे थे। ऐसा भी लग रहा था कि ईरान मान जाएगा। खबरें हैं कि ईरान की लीडरशिप जो है अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार थी, लेकिन तभी भी अमेरिका ने जंग छेड़ दी। तो इस बार नेगोशिएशन में भाई इस्लामाबाद में ऐसा क्या जादू है कि वहाँ पर जो है बात बन जाएगी, ये तो हमें भी नहीं पता। तो यू नेवर नो कि ये जंग जो है नेगोशिएशन चलती रहेगी और ये जंग या तो खींचती चली जाए, या ये भी हो सकता है कि ये सीज फायर ही लंबे समय तक खींचता चला जाए और कोई प्रॉपर डील ना हो। बाकी पाकिस्तान पे तो आरोप लग ही रहा है, जो उनका सुबह सुबह पोस्ट हुआ, जिसको 1 मिनट बाद एडिट कर दिया गया, कि पाकिस्तानी PM
वही कि भाई अपने मुल्क के प्रधानमंत्री को आदमी पीएम लिखेगा ना, पाकिस्तानी पीएम थोड़ी लिखेगा। भाई यहाँ पे किसी को ट्वीट करना होगा, भारतीय प्रधानमंत्री थोड़ी लिखेगा, प्रधानमंत्री लिखेगा। तो यही कहा गया कि वो उनके ट्वीट ट्रंप लिख रहे हैं क्या? अब ये कहना तो बहुत ही दूर की बात हो जाएगी, अब ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन इस तरह की बात सोशल मीडिया पे मैं इसको वो नहीं कह रहा कि क्या ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके से वो ट्वीट आया और बाद में एडिट करना पड़ गया उनको, उसमें तमाम चीजें ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन का भी रोल है उस सीज फायर में। लेकिन चीन खुले तौर पर ये नहीं कह रहा, चीन बहुत सारी इन सारी चीजों में पड़ता भी नहीं है, लेकिन ये है कि चीन जो है एक एडवांटेज रखता है ईरान पे। अगर बात करने की बात आए, ईरान जो है चीन की बात मानेगा क्योंकि चीन ने मदद की है। तो ये पॉइंट हमेशा रहता है, इसलिए पाकिस्तान जो है चीन के साथ डील भी करना चाहता रहा होगा। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक जीत तो है ही। चलिए, तो ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर है, सामने जो तस्वीर दिख रही है उसके पीछे कई सवाल छुपे हुए हैं। अब जब इस्लामाबाद में ये बातचीत होगी, तीनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे, उसमें क्या चीजें निकल कर आती वो जानना सबसे महत्वपूर्ण होगा। बाकी अपडेट्स लगातार आपको ललन टॉप पे मिलती रहेंगी। इस बातचीत में अंकुर मेरे साथ थे, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।